हाँ, खेती किसानी और कृषि विज्ञान से जुड़े विषयों को गहराई से समझने वाले श्रोताओं का स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो किसी भी कृषि व्यवस्था के सबसे बुनियादी मतलब सबसे जटिल हिस्से से जुड़ा है। जी बिल्कुल। और ये इतना बुनियादी है कि अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। टेक्निकल एग्रीकल्चर नाम के यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो स्रोत पर आधारित आज की इस डीप डाइव में हमारा एक साफ मिशन है। हमें उस पारंपरिक धारणा को जड़ से खत्म करना है जिसमें मिट्टी को सिर्फ एक निर्जीव वस्तु या पैरों के नीचे पड़ी धूल मान लिया जाता है। हाँ, क्योंकि मिट्टी धूल नहीं है, वो पूरी तरह से जीवित है। एकदम। वो सांस लेती है, उसे भूख और प्यास का एहसास होता है और बिल्कुल इंसानों की तरह वो कुपोषण या बीमारी का शिकार भी होती है। आज की इस गहन चर्चा का लक्ष्य यही है कि किसी महंगी लैब पर निर्भर हुए बिना सिर्फ खेत में खड़े होकर मिट्टी के रंग और स्पर्श से उसकी पहचान कैसे की जाए ताकि उसे सोना उगलने लायक बनाया जा सके। देखिए, अगर हम इसके पीछे की वजह तलाशें तो बात किसानों की उस हताशा पर आके रुकती है जिसका जिक्र स्रोत में बहुत प्रमुखता से किया गया है। अक्सर होता यह है कि बाजार से सबसे बेहतरीन और महंगे हाइब्रिड बीज खरीद लिए गए, महंगी खाद भी डाल दी गई, बिल्कुल महंगी रासायनिक खाद भी खेत में डाल दी गई, दिन रात मेहनत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लेकिन जब फसल कटने का समय आता है तो पैदावार उम्मीद से कोसों दूर रह जाती है। और वहीं उसी इलाके का कोई दूसरा किसान बहुत कम लागत में लहलहाती फसल ले लेता है। हाँ, और ज्यादातर लोग इसे बस किस्मत या मौसम का खेल मानकर संतोष कर लेते हैं। लेकिन इस स्रोत का विश्लेषण बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि असल दोष मेहनत या बीजों में नहीं है, बल्कि पैरों के नीचे मौजूद उस विशिष्ट मिट्टी के मिजाज को न समझ पाने में है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच में बहुत आकर्षक है कि धरती के हर टुकड़े की मिट्टी का अपना एक बिल्कुल अलग स्वभाव होता है। इसे इंसानी स्वभाव से जोड़कर देखा जा सकता है, जैसे किसी को ठंडी जलवायु पसंद होती है और किसी को गर्म। जी ठीक वैसे ही किसी मिट्टी को भरपूर पानी चाहिए होता है तो किसी को जड़ों के आसपास बहुत सारी हवा की जरूरत होती है। बिल्कुल। और अगर मिट्टी के उस प्राकृतिक स्वभाव के विपरीत जाकर खेती की जाएगी तो नुकसान होना तय है। तो आइए भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात उस मिट्टी की जो उत्तर भारत से लेकर पूर्व और पश्चिम भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली है, जिसे हम जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी कहते हैं। हाँ, जलोढ़ मिट्टी। स्रोत के अनुसार इसका रंग हल्का भूरा, कुछ कुछ राख जैसा या मटमैला होता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मुट्ठी में लेकर छूने पर ये बिल्कुल बारीक आटे की तरह मुलायम महसूस होती है। इसमें कंकड़ पत्थर नाम मात्र के भी नहीं होते। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इस मिट्टी की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा रोचक है। ये सदियों से नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाए गए अवसादों से बनी है। इसीलिए इसे भारत का अन्न का भंडार कहना गलत नहीं होगा। मतलब जिन किसानों के पास ये मिट्टी है उन्हें प्रकृति से एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। बिल्कुल मिला है। नदियों के बहाव ने इस मिट्टी में पोटाश के खनिजों का अथाह खजाना पहले से जमा कर दिया है। इसका सीधा आर्थिक लाभ यह है कि पोटाश आधारित उर्वरकों पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस समृद्ध दिखने वाली मिट्टी का एक बहुत ही भूखा सच भी है। भूखा सच? ये विरोधाभास सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। जो मिट्टी खुद अन्न का भंडार है वो भूखी कैसे हो सकती है? यही वो सूक्ष्म विज्ञान है जिसे समझना जरूरी है। ये मिट्टी ऊपरी तौर पर बेहद उपजाऊ नजर आती है, लेकिन पानी के लगातार बहाव और बहुत ज्यादा खेती के कारण इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस यानी जो प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी भारी कमी हो जाती है। अच्छा, तो इससे नाइट्रोजन की भूख होती है? हाँ, एक प्रकार से चिरकालिक भूख होती है। अगर सही समय पर यूरिया या अन्य नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व न दिए जाएं तो वीडियो के अनुसार खड़ी फसल के पत्तों का क्लोरोफिल टूटने लगता है और फसल तुरंत पीली पड़ जाती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब फसलों के सही चुनाव का वैज्ञानिक पहलू सामने आता है। गेहूं, धान, मक्का और गन्ने जैसी फसलों के लिए तो ये प्राकृतिक घर है ही, लेकिन अगर व्यावसायिक खेती और अधिकतम मुनाफे की बात की जाए तो आलू की खेती के लिए ये मिट्टी दुनिया के सबसे शानदार विकल्पों में से एक है। आलू के लिए तो ये वरदान है। बिल्कुल। इसके पीछे का विज्ञान आलू के कंद के विकास से जुड़ा है। क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल आटे जैसी मुलायम और बिना कंकड़ वाली होती है, इसलिए जमीन के अंदर जब आलू का कंद बढ़ता है तो उसे फैलने में कोई भौतिक रुकावट महसूस नहीं होती। नतीजा ये होता है कि आलू का आकार एकदम गोल और त्वचा बेहद चमकदार बनती है। अब बाजार में ऐसे आलू का प्रीमियम दाम मिलता है। आलू के विकास वाली बात बिल्कुल उस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है जहां बिना किसी रुकावट के कंद पूरी तरह विकसित हो पाता है। सरसों और तोरिया जैसी फसलें भी इसमें अपनी जड़ें आसानी से फैला लेती हैं। सही बात है। अब भौगोलिक नक्शे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी मिट्टी की बात करते हैं जो जलोढ़ मिट्टी से एकदम विपरीत है। इसका रंग भैंस की पीठ या जले हुए कोयले की तरह गहरा काला होता है। रेगुर मिट्टी या जिसे आम बोलचाल में काली मिट्टी कहा जाता है। हाँ, काली मिट्टी। इसका जो सजीव वर्णन स्रोत में किया गया है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। गर्मियों में जब ये सूख जाती है तो इसमें इतनी गहरी दरारें पड़ जाती हैं कि लगता है जैसे धरती बीच में से फट गई हो, और बारिश के दिनों में इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। एकदम चिपचिपी हो जाती है। बिल्कुल। पानी गिरती ये इतनी चिपचिपी हो जाती है कि जूतों में किलो किलो भर मिट्टी चिपक जाती है और उस खेत से गुजरना भारी पड़ जाता है। ये चिपचिपापन और दरारें पड़ना ही इसके अंदर मौजूद क्ले खनिजों का गुण है जो इसे एक विशालकाय स्पंज में बदल देता है। ये स्पंज वाला गुण इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार पानी सोख लेने के बाद ये नमी को महीनों तक रोक कर रखती है। यानी कम बारिश वाले इलाकों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है।
कम पानी में भी फसल लंबे समय तक हरी भरी रह सकती है। लेकिन हर ताकत के साथ एक छुपी हुई कमजोरी भी आती है। तो इस स्पंज जैसी मजबूत मिट्टी की सबसे बड़ी छिपी हुई कमजोरी क्या है? वो है फास्फोरस की भारी कमी। देखने में भारी और पोषक लगती है, लेकिन फास्फोरस बहुत कम होता है। फास्फोरस जड़ों के विकास और कोशिका विभाजन के लिए बहुत जरूरी है। मतलब बिना फास्फोरस के जड़ें मजबूत नहीं होंगी? बिल्कुल। अगर जड़ें गहराई तक नहीं जाएंगी तो ऊपर का पौधा जरा सी हवा में गिर जाएगा। इसीलिए केवल यूरिया डालकर हरियाली ले आने से काम नहीं चलेगा। जड़ों को कंक्रीट जैसी मजबूती देने के लिए डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना ही होगा। इसके अलावा जल भराव की भी एक गंभीर समस्या है। हाँ, जल भराव का सीधा संबंध उसी स्पंज वाले गुण से है, क्योंकि ये पानी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है। इसलिए अगर खेत में पानी के निकास का उचित प्रबंध न हो तो भारी बारिश में पूरा खेत दलदल बन सकता है। और ऐसी स्थिति में जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे दम घुटने से गल जाती हैं। इसलिए जल निकासी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर ड्रेनेज सही हो तो फसलों के लिए ये कैसी है? ड्रेनेज सही होने पर तो इसका दूसरा नाम ही कपासी मिट्टी पड़ गया है। कपास या नरमा के लिए ये पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सोयाबीन ने तो मध्य भारत में ऐसी मिट्टी के दम पर क्रांति ला दी है। चना और सूरजमुखी भी इसमें खूब होते हैं। और बागवानी के लिए भी तो ये बहुत अच्छी है ना, खट्टे फलों के लिए? अरे हाँ, संतरा, नींबू और मौसमी के बगानों के लिए ये एकदम अनुकूल है। इस मिट्टी में पैदा हुए संतरों का रस और प्राकृतिक खट्टा मीठा स्वाद किसी अन्य मिट्टी में पाना लगभग असंभव है। चलिए अब उन मिट्टियों की ओर चलते हैं जिन्हें कृषि की दुनिया में अंडरडॉग्स माना जाता है। ये पहली नजर में बेहद कमजोर या बंजर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके विज्ञान को समझ लिया जाए तो इनमें छुपा हुआ खजाना मिल सकता है। सबसे पहला नाम लाल मिट्टी का आता है, जिसका रंग जंग लगे लोहे या ईंट के चूरे जैसा होता है। हाँ, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। बारिश में ये पीली भी नजर आती है। इसकी बुनावट कंकरीली होती है। आमतौर पर इसे देखते ही निराशा होती है, क्योंकि पानी डालते ही नीचे रिस जाता है और मिट्टी झट से सूख जाती है। और पोषण के नाम पर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश तीनों की ही कमी होती है। यहीं पर अक्सर रणनीतिक चूक हो जाती है। इसे महज बंजर मान लेना एक गलती है। विश्लेषण में इसे एक छुपे हुए घोड़े की संज्ञा दी गई है। ये ऐसी मिट्टी है जो सही खुराक मिलने पर सबसे लंबी दौड़ लगा सकती है। और वो खुराक क्या है? जैविक खाद। जब इसमें गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलाया जाता है तो वो जैविक पदार्थ एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करने लगता है। ये कंकरीली बनावट के बीच जाकर पानी को सोखने की क्षमता को चमत्कारी रूप से बढ़ा देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिन फसलों को ज्यादा नमी से बीमारी लग जाती है या जिनकी जड़ें काली मिट्टी के जल भराव में सड़ने लगती हैं, उनके लिए ये लाल मिट्टी एक सुरक्षित स्वर्ग बन जाती है। बिल्कुल सही। मूंगफली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मूंगफली को जमीन के अंदर दाने विकसित करने के लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए। अरहर, मूंग और उड़द जैसी दालों के लिए भी यह बेहद अनुकूल है। ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज भी इसमें शानदार उपज देते हैं। और आम, काजू और महुआ के बागान लगाने के लिए तो लाल मिट्टी का रंग मुनाफे के हरे रंग में बदल जाता है। एकदम। इसी अंडरडॉग श्रेणी में बलुई या रेतीली मिट्टी भी आती है। इसका रंग हल्का बादामी होता है और मुट्ठी से सूखी रेत की तरह फिसल जाती है। इसमें 95% तक सिर्फ रेत के कण होते हैं। पानी रोकने की क्षमता शून्य होती है। इसे देखकर लगता है कि इसमें खेती कैसे संभव होगी। लेकिन प्रकृति के विज्ञान में कुछ भी बेकार नहीं होता। इस रेतीली मिट्टी की सबसे बड़ी भौतिक ताकत यह है कि इसके कणों के बीच खाली जगह होती है। इस कारण इसमें हवा का संचार, जिसे एरेशन कहते हैं, वो बहुत बेहतरीन होता है। जड़ों को सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। और रासायनिक दृष्टि से इसमें फॉस्फेट की प्राकृतिक मात्रा अच्छी होती है। इस मिट्टी में खेती करने का सिर्फ एक ही अचूक मंत्र है, थोड़ा थोड़ा पानी, बार बार पानी। यानी ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा सिंचाई। हाँ, खुला पानी छोड़ना तो बर्बादी है। बाजरा और ग्वार तो इसमें होते ही हैं, लेकिन आधुनिक कृषि में सबसे ज्यादा मुनाफा जड़ वाली सब्जियों से मिलता है। गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद। क्योंकि मिट्टी 95% रेत है, इसलिए गाजर या मूली जब नीचे बढ़ती हैं तो उसे सख्त मिट्टी का कोई प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ता। और जड़ें बिना मुड़े एकदम सीधी और सुंदर आकार में विकसित होती हैं, जिनका बाजार में भाव बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई की मदद से बेर, आंवला और अनार के बागान लगाकर लाखों का मुनाफा कमाया जा रहा है। इन सभी मिट्टियों के चरम रूपों को समझने के बाद अब उस मिट्टी की बात करते हैं जिसे मिट्टियों की रानी कहा जाता है, यानी दोमट मिट्टी या लोम सॉइल। रानी मिट्टी का वर्णन सचमुच काव्यात्मक है। कहा गया है कि इसमें सूखी लकड़ी गाड़ दी जाए तो उसमें भी कोपलें फूट आएं। इसका रंग गहरा भूरा होता है। बिना लैब के इसकी पहचान का देसी तरीका बड़ा व्यवहारिक है। थोड़ी सी नमी वाली दोमट मिट्टी की मुट्ठी बांधने पर पक्का लड्डू बन जाता है, जो दिखाता है कि इसमें चिकनी मिट्टी है। लेकिन अंगूठे से हल्का दबाव डालने पर वो बिखर जाता है, यानी इसमें रेत भी है। इसे रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का अनुपात तराजू के पल्लों की तरह बिल्कुल संतुलित होता है। जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलती है और पानी भी रुका रहता है। इसका सबसे बड़ा गुण इसका पीएच मान है, जो 6.5 से 7 के बीच रहता है। और 6.5 से 7 के इस आंकड़े को गोल्डन नंबर कहा जाता है। ये पीएच का वो जादुई स्तर है जहां मिट्टी के सारे पोषक तत्व अनलॉक हो जाते हैं। अगर पीएच बहुत ज्यादा या कम हो तो खाद होने के बावजूद जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। इस मिट्टी में दुनिया की कोई भी फसल उगाई जा सकती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सोचिए, खेत में सबसे उत्तम दोमट मिट्टी है, महंगे बीज हैं, पानी भी है, फिर भी पैदावार गिर रही है। ऐसा क्यों? अध्ययन का अहम हिस्सा इस गुत्थी को सुलझाता है।
अच्छी मिट्टी भी बीमार हो सकती है। और खेत में खड़े खड़े इन बीमारियों को पहचाना जा सकता है। चलिए इन बीमारियों और उनके देसी इलाजों को समझते हैं। सबसे आम बीमारी है क्षारीयता या खारापन। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? जब सिंचाई का पानी सूखता है तो मिट्टी की सतह पर नमक जैसी सफेद परत नजर आती है। पानी सूखने के बजाय घंटों खड़ा रहता है। मिट्टी इतनी कड़ी हो जाती है कि हल जलाना मुश्किल हो जाता है। मतलब सोडियम का स्तर बढ़ गया है और जड़ें भोजन उठाना बंद कर देती हैं। यूरिया बेकार पड़ा रहता है। तो खारेपन को काटने का उपाय क्या है? व्यावसायिक स्तर पर तो जिप्सम का उपयोग होता है, लेकिन स्रोत में एक शानदार जैविक तरीका बताया गया है, ढेंचा की खेती। गर्मियों में ढेंचा बो दिया जाता है। जब पौधा हरा भरा होता है तो फूल आने से पहले ही रोटावेटर से उसे मिट्टी में जोतकर मिला दिया जाता है। और जब वो हरा ढेंचा जमीन के अंदर सड़ता है तो उसके प्राकृतिक रस खारेपन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरी प्रमुख बीमारी है अम्लीयता या खट्टापन। ये लाल मिट्टी या भारी बारिश वाले इलाकों में होती है। भारी बारिश से क्षारीय तत्व धुलकर नीचे चले जाते हैं। इसका लक्षण यह है कि जड़ों का रंग अचानक काला पड़ने लगता है। अम्लीय मिट्टी का अर्थ है कि एल्यूमिनियम जैसे तत्वों का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो धीमे जहर का काम कर रहा है। जहर जड़ों को जलाकर काला कर देता है। इस खट्टेपन को दूर करने का सबसे सीधा इलाज है बुझा हुआ चूना। सही मात्रा में चूने का बुरकाव करने से खट्टापन कट जाता है। अब यहाँ एक रोटी चावल वाली एनालॉजी का जिक्र आता है जो इस जटिल बात को बहुत सरल कर देती है। आधुनिक खेती में सबसे बड़ी भूल ये हो रही है कि सब कुछ सिर्फ NPK यानी यूरिया और DAP के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर इंसान को सिर्फ सूखी रोटी और चावल दिए जाएं, दाल सब्जी ना हो, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक उसी तरह खड़ी फसल को सिर्फ यूरिया और DAP का रोटी चावल नहीं, बल्कि जिंक, सल्फर और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की दाल सब्जी भी चाहिए। ये तत्व ग्राम या किलो में चाहिए होते हैं, लेकिन इनके बिना उत्पादन आधा रह सकता है। स्रोत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पहचानने के अचूक लक्षण बताए गए हैं। जैसे धान के पत्तों पर जंग लगे लोहे जैसे लाल भूरे धब्बे दिखे तो ये जिंक की भारी कमी है। सरसों में तेल कम निकले तो सल्फर गायब है। और फलों के बागान में फूल टिकने से पहले झड़ जाए या फल फटने लगे तो ये बोरॉन की कमी है। इन जटिलताओं के कारण ही हर 1 से 3 साल में मिट्टी की जांच करवाकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना अनिवार्य हो गया है। ये फुल बॉडी ब्लड रिपोर्ट की तरह बता देता है कि जमीन को किस विटामिन की तत्काल जरूरत है। अब हम इस चर्चा के सबसे संवेदनशील निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरी पृथ्वी की मिट्टी को जिंदा रखने के विज्ञान से जुड़ा है। रासायनिक खादों के कारण हमारी मिट्टी सख्त होकर पत्थर बनती जा रही है। खेतों से केंचुए गायब हो चुके हैं। केंचुए जो किसान के सबसे बड़े मित्र हैं, ये दिन रात मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं, उसे खाकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदलते हैं, मुफ्त में गहरी जुताई करते हैं। रसायन से ये मर जाएंगे तो मिट्टी मृत हो जाएगी। मिट्टी में दोबारा जान फूंकने का सिर्फ एक ही प्रमाणित तरीका है और वो है कार्बन। खेती की भाषा में कार्बन का सीधा मतलब है जैविक अंश या ऑर्गेनिक मैटर। मिट्टी का असल भोजन यूरिया नहीं, कार्बन है। फसल कटने के बाद पराली या डंठल को जलाना नहीं चाहिए। जलाने से सूक्ष्म जीव और केंचुए जलकर राख हो जाते हैं। इसके बजाय उन अवशेषों को मिट्टी में जोतकर सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। गोबर की खाद या कंपोस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जब मिट्टी में यह कार्बन पहुंचता है तो चमत्कार होता है। रेतीली मिट्टी पानी रोकने लगती है, लाल मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और सख्त काली मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। कार्बन वो गोंद है जो मिट्टी को जीवित रखता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का अंतिम सार यही है कि सफल खेती का रहस्य किसी लैब की रिपोर्ट में नहीं है। ये रहस्य खेत की मेड़ पर बैठकर मिट्टी को हाथ में उठाने, उसे उंगलियों से महसूस करने और उसकी अनकही जरूरतों को समझने में छिपा है। बिल्कुल। और अगर हम इससे बड़े दार्शनिक परिदृश्य से देखें तो ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर जाता है। ये स्पष्ट है कि मिट्टी कोई बेजान धूल नहीं है। ये हमारी तरह सांस लेती है, भूख महसूस करती है, बीमार पड़ती है। इस एक मुट्ठी मिट्टी में अरबों सूक्ष्म जीवों और केंचुओं का एक पूरा ब्रह्मांड लगातार काम कर रहा है। तो ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मनुष्य वास्तव में अपने दम पर फसलें उगा पा रहा है, या फिर हमारी पूरी मानव सभ्यता और हमारे जीवन का ये पूरा ढांचा सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि हम पैरों के नीचे मौजूद उस अदृश्य इकोसिस्टम और उन नन्हे केंचुओं को कितनी अच्छी तरह पालते हैं। क्योंकि असल में तो वही सूक्ष्म जीव हमारे लिए दिन रात पृथ्वी को जोत रहे हैं और जीवन के चक्र को चला रहे हैं। ये नजरिया खेत की धूल को भी देखने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल देता है। अगली बार मिट्टी हाथ में लें तो उसे धड़कते हुए जीवन की तरह महसूस करें। इसी विचारोत्तेजक और गहरे चिंतन के साथ स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण को आज हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास मौजूद प्रकृति के इस अद्भुत विज्ञान को नए नजरिए से देखते रहिए।